हाँ जी बच्चा लोग, वेलकम अगेन जी। तो यार हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, 12th क्लास स्टूडेंट्स। कौन सा चैप्टर चल रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला बेटा अपना चैप्टर चैप्टर 3 चल रहा है, जिसके बेटा हमने जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, बीच में जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं, वो 9 एग्जांपल थे, वो कवर अप करा दिए। मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में, फिर बहुत लंबी हो जाती है वो वीडियो। हम इसकी बैक एक्सरसाइज लेकर आएंगे, तो स्टार्ट कर रहे हैं जी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, तो इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधा। बीच के क्वेश्चंस बेटा हम लोग कवर अप कर चुके हैं। सो ये आ गए जी आपके बैक एक्सरसाइज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, तो जो हमने बेटा इसके क्वेश्चंस किए बीच के एग्जांपल्स, उससे भी हेल्प मिलेगी, हिंट मिलेंगे। बाकी चैप्टर आपने करे हुए हैं। हाँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे जहां जहां डाउट है वो अब कवर अप कर लो। तो 3.1 से बेटा स्टार्ट किया हमने। ये कह रहा है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। ओके, क्या दे दी इसने? ईएमएफ हमें दे दी कितनी? 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी? बैटरी में से बेटा मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ किया जा सकता है? अब देखो, सोचने वाली बात है। ये कोई भी बैटरी है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब ये तो कभी खत्म नहीं होगा, जो है सो वो है। ये एक्सटर्नल रजिस्टर है। वैसे बेटा जो करंट का फार्मूला होगा, नेट वोल्टेज इसकी ईएमएफ हो जाएगी, नेट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। अब इसने क्वेश्चन में बोला मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इसमें से कितना ड्रॉ किया जा सकता है। तो बेटा करंट को मैक्सिमम करने के लिए रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। अब इंटरनल तो खत्म नहीं हो सकता, वो तो है सो है। ठीक है, इंटरनल रहेगा ही रहेगा। हाँ, एक्सटर्नल को जरूर क्या कर सकते हो? जीरो कर सकते हो। तो अगर बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उस वक्त इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, विच विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर। बेटा इट विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आर। ई कितनी है जी? 12 वोल्ट। और आर की वैल्यू कितनी है जी? 0.4। मैक्सिमम करंट विल बी 12, 120 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 30 एम्पियर। ओके, बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा। 30 एम्पियर मतलब करंट के हिसाब से देखा जाए तो 30 एम्पियर का करंट मतलब काफी हैवी करंट माना जाता है बेटा। तो मैक्सिमम करंट, देखो क्वेश्चन को समझो, बात कुछ नहीं है, बात छोटी सी है, लेकिन लॉजिक लगाएगा बंदा तभी होगा ना, कि उसने बोला मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है। बंदे को पता लगना चाहिए मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए एक्सटर्नल जीरो कर दो, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा हो तो अगर सेल पे इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह वाले पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो उसका लॉजिक ये है कि भी मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए एक्सटर्नल क्या करना था? जीरो। इंटरनल तो अब रहेगा ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं फ्लो हो सकता। राइट है जी। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 3.1। सीधा चलते हैं 3.2 पे। जो बीच के बेटा सॉल्व वाले क्वेश्चन होते हैं वो बड़े लंबे लंबे होते हैं, और लंबे लंबे थे, उसमें टाइम ज्यादा लग गया, 1.5 घंटा लग गया मुझे 9 क्वेश्चन सॉल्व कराने में। लेकिन ये होपफुली थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़े लाइट क्वेश्चन भी बीच बीच में आ जाते होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3.2, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm। बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, EMF कितनी? 10 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm। बैटरी ऑफ EMF 10 volt, internal resistance 3 ohm is connected to a resistor। If the current in the circuit is, करंट कितना? 0.5 एम्पियर। What is the resistance of the resistor? Okay, रेजिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है बेटा, समझो बात को। बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, बैटरी दे रखी है जिसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है बैटरी का, कितना? 3 ओम बैटरी के साथ लगा देते होते हैं, पता ही है आपको। कनेक्टेड टू है एक्सटर्नल रजिस्टर। एक्सटर्नल वर्ड नहीं यूज किया, रजिस्टर का मतलब क्या होगा फिर?
एक्सटर्नल होगा कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज, कह रहा है कि इसने अब सर्किट से कितना करंट ड्रॉ कर लिया, 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? तो स्टोरी ये बेटा कि हमारे पास जो नेट करंट है वो होता है नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस विच विल बी आर प्लस आर। ठीक है जी, इसको आर प्लस आर यहां घुमा देते हैं, ई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आर की वैल्यू ढूंढनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में दे ही रखा है 3 ओम, नेट वोल्टेज दे रखी है 10 और करंट कितना आ रहा है बेटा 0.5। ठीक है जी, इसको हटा देते हैं, ये 100 हो जाएगा और यहां से आ जाएगा बेटा आर प्लस 3 किसके इक्वल 100 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 20 हो जाएगा। ठीक है जी, यहां से बेटा अगर सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 3, आंसर चेक कर लेना 17 ओम आ रहा है देखो। ठीक है, देखें जरा कुछ डाउट हो रहा है, कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। नेट करंट इक्वल टू नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज कितनी 10, नेट रेजिस्टेंस आर प्लस आर, आर प्लस आर ऊपर आ गया, ई डिवाइडेड बाय आई आ गया, ई कितनी 10, 10 डिवाइडेड बाय क्या किया मैंने, करंट कितना था 0.5 ही था, 0.5 ही था, इसको हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। ठीक ही है, ये कितना आना था बेटा 20 आ जाएगा और आर प्लस 3 20 है, दैट मीन्स कितना आ जाना है 17 ओम आ जाना है। ओके, अब उसने बोला बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होती है इट इज इक्वल टू आई इंटू एक्सटर्नल रजिस्टर। आई था 0.5, एक्सटर्नल रजिस्टर कितना आ गया था 17, तो यह आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 2, 0.5 का मतलब 1/2 हो जाएगा, इट विल बी 8.5। ठीक है जी, 8.5 वोल्ट आ जाएगा। राइट है जी, सो आंसर बेटा मैच कर लेना, आंसर अब यहां पे अवेलेबल नहीं है, आंसर मैच कर लेना, सही है वैसे, इट वाज 3.2। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3.3। 3 resistor 1 2 3 are combined in series, what is the total resistance of the combination? ये तो भाई 10th क्लास से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन हो गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो ए पार्ट में टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया 3 2 5 और 1 6 ओम, सीरीज में है, सिंपली क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ओके, बी पार्ट, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट। बी पार्ट कह रहा है अगर ये कॉम्बिनेशन 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दी जाए, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑब्टेन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3, बैटरी कितने वोल्टेज की लगा रखी थी हमने 12 वोल्ट की। ओके, नेट रेजिस्टेंस 6 है तो पहले क्या निकाल लो, करंट निकाल लो, नेट करंट कितना आ जाएगा, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस 2 एम्पियर आ गया। ओके, तो ये सीरीज में है, इस पे भी 2 एम्पियर, इस पे भी 2 एम्पियर, इस पे भी क्या जाएगा 2 एम्पियर, तीनों के थ्रू करंट कितना जा रहा है जी 2 एम्पियर जा रहा है। उसके बाद बेटा वोल्टेज निकालनी है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर करते जाओ, I इंटू आर, 2 इंटू 1, ये खाएगा जी 2 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस आ गई जी 2 वोल्ट। ओके, ये खाएगा जी 2 2 जा 4 वोल्ट और ये खाएगा जी 6 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट इज 2, नेक्स्ट के अक्रॉस 4, उसके अक्रॉस 6, और टोटल करके देख लो 4 5 6 6 6 12, टोटल कितनी आ रही है 12 आ रही है, मतलब कंफर्म करने के लिए चेक कर सकते हैं कि टोटल वोल्टेज कितनी आ रही है 12 वोल्ट आ रही है। ठीक है जी, तो इजी था क्वेश्चन 3.3, लेकिन देखो
इजी भी आने हैं, डिफिकल्ट भी आने हैं, हर तरह के क्वेश्चन आने हैं। तो इजी को हम इजी कहकर छोड़ नहीं सकते बेटा, इजी भी आने हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आने हैं। इट वाज क्वेश्चन नंबर 3.3। अगली बात आती है क्वेश्चन नंबर 3.4। थोड़ा फास्ट ही मोड में चल रहे हैं। 3.4, 3 रजिस्टर 2 4 5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 4 5 आपस में कैसे कनेक्टेड है? ये पैरेलल में कनेक्टेड है। खैर ये भी 10th लेवल का ही क्वेश्चन है। 2 4 and 5 all are connected in parallel. Find the net resistance of the combination. खैर अब निकालना तो पड़ेगा ही। नेट रेजिस्टेंस बेटा कैसे निकल जाएगा? 1/r इज इक्वल टू 1/2 1/4 प्लस 1/5। एलसीएम ले लो यार इसका, 20 एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 10 जा 4, 5 जा 20 हो जाएगा, प्लस 5 4 जा हो जाएगा। ये बनेगा जी आपका 5 4 9 और 10 19/20। ठीक है जी। और आर किसके इक्वल आ जाएगा? 20/19 ओम। ठीक है, अब जो भी है अभी चेक कर देना ना। नेट रेजिस्टेंस इज 20 डिवाइडेड बाय 19। 5 4 2 एलसीएम लिया 20, 2 10 जा 4 5 जा 5 4 जा 10 15 ऑफ 19/20। ठीक है, 20/19 हो गया। फर्स्ट पार्ट डन। बी पार्ट, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट। यहां पे कितनी वोल्ट लगा दी गई है बेटा जी? 20 वोल्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन को किससे कनेक्ट किया? 20 वोल्ट से। इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, डिटरमाइन करंट थ्रू ईच रजिस्टर एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। टोटल करंट भी आ जाएगा, करंट थ्रू ईच रजिस्टर भी आ जाएगा बेटा। टोटल करंट तो आ जाएगा टोटल वोल्टेज 20 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 20/19। तो करंट कितना आ गया जी? 19 एम्पियर। ठीक है जी, करंट कितना आ जाएगा? 19 एम्पियर। वोल्टेज 20 है और रेजिस्टेंस 1 ओम के बिल्कुल करीब है, तो कट कटा के कितना आ गया? 19 एम्पियर। अब चाहिए बेटा करंट थ्रू ईच रजिस्टर। पैरेलल में है तो सबको वोल्टेज मिलनी है सेम, 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट। ठीक है जी, दो चीजें पता हो तो तीसरी वैसे निकल जाती होती है। इसका करंट आ जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है ना, वोल्टेज कितनी है? 20 और रेजिस्टेंस कितना है? 2 10 एम्पियर। इसका करंट आ जाएगा वोल्टेज 20 है अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है जी? 4। इट विल कम आउट टू बी 5 एम्पियर। ये जो तीसरा वाला है इसका रेजिस्टेंस करंट आ जाएगा इसकी वोल्टेज अपॉन इसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 5, ये हो जाएगा 4 एम्पियर। तीनों को मिला दो, 10 5 15 4 19 एम्पियर टोटल आ रहा है। तो यहां से नेट करंट कितना चल रहा था बेटा? 19 एम्पियर। ये 19 एम्पियर यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, 3 भाग में टूट गया। ऊपर वाले में से कितना गया? 10 एम्पियर। ठीक है, कुछ हिस्सा इसमें से चले गया 5 एम्पियर और कुछ पार्ट इसमें से चले गया 4 एम्पियर। कुल मिला के वही 19 एम्पियर बन रहा है। चेक कर लो जी कैसे करने है कुछ। ठीक है जी, है तो इजी, लेकिन अब इजी वाला भी तो करना पड़ेगा ना। इजी डिफिकल्ट सब करने पड़ेंगे, कुछ डिफिकल्ट भी आएंगे, कुछ इजी भी आएंगे। 3.4 क्वेश्चन बेटा अपना क्या हो गया? डन हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन डन। नाउ कम टू 3.5। ओके, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला है। देखो आपको मैंने पहले भी बोला, ये जो पूरा का पूरा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाला जो कंसेप्ट है ना बेटा, वेरी 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 क्या है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो आप जहां पे भी थ्योरी में, एनसीईआरटी बुक में या नोट्स वोट्स में जहां पे भी ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट है उसको बढ़िया से पढ़ो। 2 न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व वाले करवाए हैं और 2 या 3 यहां पर मिल रहे हैं, मतलब कुल मिला के 4-5 न्यूमेरिकल इसके कर लो। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है इसमें से। ठीक है जी, तो 2 हमारे हो चुके हैं, वो सॉल्व वाले में आए थे, 1-2 यहां पर आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3.5। कहता है रूम टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। रूम टेम्परेचर पर
यानी T1 पर, T1 कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट, यानी T2 फाइंड करना है। टेम्परेचर ऑफ इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी R2 दे रखा है 117 ओम, गिवन दैट अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है। तो बेटा आपके पास फार्मूला क्या है, अल्फा के टर्म्स में भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, नीचे क्या आता है R1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, यानी T2 माइनस T1। अल्फा ये होता है ना चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, या फिर एक फार्मूला ऐसे यूज करते हो आप R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। तो हमें बेटा क्या कैलकुलेट करना है, T2 कैलकुलेट करना है। जो मर्जी फार्मूला यूज कर लो, मैं ये वाला यूज कर रहा हूं, चलो मान लो, ठीक है जी, इसको यूज कर लेते हैं। T2 माइनस T1 निकालना है हमने, यहीं से अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये बनता है R2, क्योंकि याद ज्यादा ये रहता है, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी। देखो यहां से क्या हो गया R2 माइनस R1 इक्वल टू R1 अल्फा डेल्टा टी, यही वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है जी। यहां से क्या हो गया R2 माइनस R1 के नीचे R1 अल्फा इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है। सेम ही चीज है, चाहे ये वाला फार्मूला याद रख लो डायरेक्ट, यहां से डेल्टा टी में उठा के इधर ले आता, यही बन जाना था, चाहे ये याद, मतलब कोई एक याद रख लो, वहां से बन जाते। अब मुझे क्योंकि टेम्परेचर वाला कंसेप्ट चाहिए था, तो बेटा हमने इस फॉर्मेट में इसको बनाकर ये फार्मूला बना लिया, ठीक है जी। ये अपना क्या बन गया, फार्मूला बन गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, नीचे क्या आ गया R1 इंटू अल्फा। अब देखो वैल्यू भरना आपका काम है, सॉल्व कर लो, हो जाएगा। डेल्टा टी की जगह क्या लिखा बेटा आपने, T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 की जगह 117 दे रखा है, R1 की जगह 100 दे रखा है, R1 की जगह 100 दे रखा है, और अल्फा की वैल्यू यहां पे दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻4, 1.7 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी T2 माइनस T1 इक्वल टू 117 में से 100 गए तो 17 ही बचेगा, नीचे आ जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना, 100 इंटू 10⁻⁻4, तो ये बचेगा 1.7 इंटू 10⁻⁻2 बच जाएगा, ठीक है जी। इसको थोड़ा चलो सॉल्व कर लो, इसको ऊपर भेज रहा हूं 17, ये ऊपर जाके 0 0 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1.7, ठीक है। ये भी हटा देते हैं यार, इसको 0 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 17,000 बाय 17, 17 से 17 कट गया, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 किसके इक्वल आ गया 1000, T2 इज इक्वल टू 100 प्लस T1 यानी 1027, 1027 डिग्री सेल्सियस आ गया, आ जाना चाहिए, इसको केल्विन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सो रट लो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले, बेटा बार बार बोल रहा हूं, कुल मिलाकर आपको 5 ही न्यूमेरिकल मिल रहे हैं एनसीईआरटी बुक में, वो 5 ही कर लो बस, और कहीं से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं से करने की, 2 सॉल्व हैं, 3 मेरे ख्याल से बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये 4-5 क्वेश्चन कर लो, बहुत है, ठीक है। तो आ ही गया अपने आप, सही क्वेश्चन था, इट वाज क्वेश्चन नंबर 3.5, गुड क्वेश्चन, देख लेना इसको बढ़िया से, इतना इजी नहीं था, इससे पहले 2 क्वेश्चन पढ़े, इजी भी आए। सो अगर दिक्कत आई तो भाई वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लेना, अदरवाइज ठीक ही था क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.6, ध्यान देना जी, क्वेश्चन नंबर 3.6, a negligibly small current is passed through a wire of length 15 मीटर।
एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेंथ इज 15 मीटर, इसमें से थोड़ा सा करंट पास किया, नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कितना दे रखा है जी इसका 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 5 ओम। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट दिस टेम्परेचर, कुछ भी नहीं है, मजाक है मजाक, वैल्यू पुट कर लेना, अपने आप हो रहा है क्वेश्चन, हम नहीं करा रहे। आर इज इक्वल टू क्या लगाना है इसमें, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए लगाना है, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल लगाना है, ठीक है जी। रो किसकी इक्वल आर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, आर की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, एल की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व हो जाए, ठीक है। सब कुछ दे रखा है, अभी हमारे कराने वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, यूनिट कन्वर्जन का कोई चक्कर ही नहीं है, मीटर में है, मीटर स्क्वायर में है, ओम्स में है, सारी ऐसा यूनिट है बेटा, ओम मीटर में क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली इसने हो जाना है, राइट है जी। सो ये भी हो गया 3.6 बेटा हमने कराया नहीं, अपने आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप ही हो जाएगा ये तो। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.7, अ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ इतना एट इतने डिग्री सेल्सियस, अगेन टेम्परेचर वाला क्या हो गया क्वेश्चन आ गया, रट लेना ये 4-5 क्वेश्चन, क्योंकि अगर नहीं किए होंगे एग्जाम में आ जाएंगे, डिफिकल्टी देते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो 3.7 कह रहा है अ सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम, सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस, ये R1 मान लेते हैं, इस वक्त टेम्परेचर कितना है बेटा 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम, फिर कह रहा है रेजिस्टेंस इसका 2.1 से बढ़ के 2.7 हो गया, कितने डिग्री सेल्सियस पर एट 100 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर, बेटा क्या निकालना है आपने अल्फा निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 यानी चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, कुछ भी नहीं करना, R2 की जगह 2.7 है, R1 की जगह 2.1 है, R1 की जगह 2.1 है और चेंज इन टेम्परेचर की जगह T2 माइनस T1 यानी 100 माइनस 27.5 है, उसने दे रेजिस्टेंस रखे हैं, बोला है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही फार्मूला लगा के हो जाना ये, ठीक है जी। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, यहां से जो भी आंसर आएगा, या भाई जो ये क्वेश्चन इससे पिछला क्वेश्चन देखो, सिर्फ वैल्यू पुट करवाने वाले थे तो मैंने वैल्यू पुट करवानी सिखाई है आपको, ठीक है, बाकी अपने आप इसको सॉल्व करना आपका अपना काम है बेटा, ठीक है जी। बस ये टेम्परेचर वाले क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने पड़ेंगे, इनको देख लेना, इनमें से आ सकता है कोई। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 3.7, उसके बाद चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3.8 पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3.8 क्या कहता है, कहता है हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पीयर, हीटिंग एलिमेंट है, नाइक्रोम की वायर है, कितने पे लगाया हुआ है हमने 230 वोल्ट पे लगाया हुआ, ठीक है जी। तो हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज अ इनिशियल करंट ऑफ, इस वक्त इसमें से कितना करंट चल रहा है 3.2 एम्पियर चल रहा है, ओके, विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकंड टू अ स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर, बाद में करंट कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि मटेरियल जो नाइक्रोम वायर है हीट अप होगी, हीट अप होने से रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो गया, मतलब रेजिस्टेंस में चेंज आ गया होगा, 2.8 एम्पीयर, वोल्टेज वही है 230 वोल्ट। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, तो पहले बेटा V था, करंट ये था, तो पहले वाला रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं,
रेजिस्टेंस क्या हो गया, V डिवाइडेड बाय I, V इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 230 डिवाइडेड बाय 3.2। बात को समझें, मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आपका R1 हो जाएगा जी, इट विल बी द वैल्यू ऑफ R1। ऐसे ही बेटा जो नया रेजिस्टेंस है वो भी निकालना पड़ेगा ना, तो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका R2 इक्वल टू वोल्टेज वही है 230, यहां पे आ जाएगा 2.8 आ जाएगा, इट विल बी 2.8। तो एक R1 हो गया, दूसरा क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक है, पहले वाला टेम्परेचर दे रखा होगा, हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टर टू द सप्लाई ड्रॉज इनिशियल करंट इतना विच सेटल्स अ फ्यू सेकंड इतना। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27। पहले वाला जो टेम्परेचर था वो था 27.0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनल वाला टेम्परेचर आपने बेटा निकालना है। ओके, और अल्फा की वैल्यू दे रखी होगी, अल्फा कितना दे रखा है, वही दे रखा है पिछली बार वाला 1.7 इंटू 10⁻⁴। ओके, अब कैसे करोगे, कुछ भी नहीं है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था T2 निकालने वाला, अल्फा इज इक्वल टू, एक फार्मूला लगाया था ना बेटा हमने कि अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये फार्मूला फिर से यूज कर लो, डेल्टा टी ऊपर आ जाएगा, डेल्टा आर नीचे, R1 इंटू अल्फा आ जाएगा। बेटा यहां से डेल्टा टी, डेल्टा आर की जगह R2 माइनस R1, R1 की जगह R1, अल्फा की जगह अल्फा, और इसको फिर बाद में क्या लिखा था हमने, T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1, नीचे R1 इंटू अल्फा। अब ध्यान से देखो, मैं सॉल्व नहीं करा रहा, वैल्यू भी पुट नहीं करा रहा, वैल्यू अपने आप पुट कर लेना। हमारे पास R2 और R1 अवेलेबल हो चुके हैं, हमारे पास R2 और R1 दोनों के दोनों अवेलेबल हो चुके हैं। ओके, R2 भी निकल गया, R1 भी पता है, अल्फा क्वेश्चन में गिवन है, T1 पता है, भैया T2 सॉल्व हो जाएगा ना। तो भाई अगेन टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, बढ़िया से देख लेना, बढ़िया से कर लेना, तभी बात बनेगी। तो इसको आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कंसेप्ट है उसको करना। देखो हमारा गैस है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला कंसेप्ट है इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस लगे ही रहेंगे, बने ही रहेंगे। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 3.8, सही जा रहे हैं हम, ठीक ही समय के हिसाब से अपना काम निपटता जा रहा है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3.9 पर। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर तो बैलेंस हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, काम जल्दी निपटेगा, लेकिन अगर बैलेंस नहीं हुआ तो बहुत घटिया बात है, किरचॉफ लॉ लगेगा, बहुत लंबा जाएगा, और ऐसी स्थिति में मैं आपको इक्वेशन बनाकर दे दूंगा, उसके बाद का सॉल्व आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व अपने आप करना बड़ा लंबा टाइम लग जाता होता है, मैं ऐसे ही करता होता हूँ, इक्वेशंस बना के दे देता हूँ, बच्चे को कहता हूँ भैया इक्वेशन सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब उसमें भी है, अगर तो किया हुआ क्वेश्चन आ जाए तो उसको एग्जाम में आप पूरा कर लो, अगर किया हुआ क्वेश्चन नहीं है, नया क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है बेटा किरचॉफ लॉ वाली, तो उसमें आप बेटा इक्वेशन बनाओ, थोड़ी देर के लिए छोड़ो, बाकी पूरा पेपर करो, अगर समय बचता है तो आकर इसको पंगा लेना, नहीं तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, क्योंकि समय बड़ा खा जाएगा और आंसर आने की कोई गारंटी नहीं रहती इसमें। तो डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर, हर ब्रांच का क्या चाहिए, करंट चाहिए। इस बार हाँ, पिछली बार जब हम कर रहे थे ना तो सॉल्व क्वेश्चन था, वहां पे डायग्राम दे रखा था, सारी की सारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने उन्हीं के हिसाब से ले ली थी। इस बार पहले हम करंट अपने आप बनाते हैं। ओके, यहां से हमने मान लो कुछ करंट चला दिया, नाम रख दिया इसका I1। ठीक है जी, यहां से करंट चला I1, यहां पे आके बेटा इस I1 ने दो पार्ट में क्या होना है, स्प्लिट होने, ऊपर मैंने चला दिया I2, तो इधर से चलेगा I1 माइनस I2। ठीक है,
इसमें से चला I1 माइनस I2, यहां पे I2 पहुंचा और यहां आएगा IG। ठीक है, गैल्वेमीटर में से करंट चला IG, तो ये कौन सा होगा? I2 माइनस IG। बात को समझें, I1 आया, दो पार्ट में टूटा, I2 ऊपर चले गया, I1 माइनस I2 हो गया, यहां पे फिर दो पार्ट में टूट गया, यहां चले गया IG, यहां क्या हो गया? I2 माइनस IG। ठीक है जी। अब यहां से बेटा I2 माइनस IG आ रहा है, यहां पे नीचे IG आया, यहां से I1 माइनस I2 आया, ये दोनों आए हैं ना, दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में जुड़ गए तो ये कितना बन गया? I1 माइनस I2 प्लस IG। ये दोनों, ये वाला करंट और ये वाला करंट, दोनों के दोनों ऐड हो गए, ये बन गया I1 प्लस I2 माइनस IG। ओके, अब ये करंट यहां से आ रहा है, ये करंट यहां से आ रहा है, यहां दोनों जुड़ गए, ये दोनों, ये ऊपर से आया, ये नीचे से आया, दोनों ऐड हो गए। जब दोनों ऐड हो गए बेटा, I2 पॉजिटिव में है, I2 नेगेटिव में, कैंसिल हो जाएगा, IG नेगेटिव में, IG पॉजिटिव में है, कैंसिल हो जाएगा, ऐड होते वक्त एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल होंगे ना भाई। कल्ला क्या बचेगा? I1 बचेगा। तो यहां पे जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये करंट बनेगा I1, तो ये जा रहा है जी I1, बैटरी से I1 निकला था, I1 पहुंच गया, दैट मीन्स हमारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन ओके है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम बेटा क्या होना होता है? करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनानी। ओके, वंस करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज डन, फिर अगली कार्रवाई करेंगे। अगली कार्रवाई में हमने देखा कि वी हैव 3 अननोन। कितने अननोन्स आ गए बेटा हमारे पास? 3 अननोन्स आ रहे हैं। तो वी आर हैविंग 3 अननोन्स। ठीक है जी। अब ये 3 अननोन्स आए हैं हमारे पास, तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेगी? कम से कम 3 इक्वेशन तो बनानी पड़ेंगी। तो हम बनाएंगे एक ऊपर वाली रूप में ए बी, ये डी है, ए बी डी ए, एक इधर वाली लूप ले लेंगे और एक ये नीचे वाली, ऐसे कैसे नीचे वाली। ठीक है, तो 3 इक्वेशन बेटा क्रिचॉफ लॉ से लगानी सिखा देता हूं, बाकी सॉल्व अपने आप कर लेने हैं। राइट है जी। तो हमने बोला इन लूप नाउ अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, कौन सा रूल लगाएंगे बेटा? क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ यानी केवीएल। उसके लिए साइन बनाओ, ऊपर जा रहा है करंट, प्लस माइनस लगाऊंगा, नीचे आ रहा है तो ये प्लस माइनस होगा, इधर को जा रहा है तो ये प्लस माइनस होगा। बेटा यहां से स्टार्ट करेंगे, प्लस से माइनस, माइनस 10 इंटू I2। ठीक है जी, प्लस से माइनस, माइनस 5 इंटू IG। ओके, फिर माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, यह आ जाएगा 5 इंटू I1 माइनस I2। बैटरी इसमें है ही नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेंगे इस इक्वेशन को, मतलब I2 I2 इकट्ठे कर लो, I1 I1 आपस में क्या कर लो? इकट्ठे कर लो। मतलब एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी बेटा, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे हम इधर से, बी सी डी बी पे, यहां साइन लगाया प्लस माइनस, इस पे लगा हुआ प्लस माइनस, यहां प्लस माइनस लगे। ठीक है जी, प्लस से माइनस पहुंचे, माइनस, प्लस से माइनस 5 इंटू I2 माइनस IG। ठीक है, प्लस से माइनस पहुंचे थे तो माइनस लगेगा, आई इंटू आर लगा दिया, फिर माइनस से प्लस आए हैं, देखो करंट ऊपर जा रहा है ना, माइनस से प्लस, तो यहां बस इन साइंस का ही तो ध्यान रखना है बेटा यहां पर। तो यहां बचे माइनस से प्लस, ये बन गया 10 इंटू, 10 इंटू I1 माइनस I2 प्लस IG, I1 माइनस I2 प्लस IG, 10 इंटू I1 माइनस I2 प्लस IG। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस से फिर प्लस, प्लस माइनस से फिर प्लस 5 इंटू IG, किसके इक्वल चले गया? 0 के इक्वल। ठीक है जी। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2,
अब तीसरी इक्वेशन ये ले रहा हूं मैं, यहां से ये लूप लेगी, ठीक है जी, कोई भी ले सकते हो लेकिन यही सही रहेगी। साइन लगे हुए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी है। इसमें करंट इधर जा रहा था तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस। ठीक है जी, यहां से शुरू किया, प्लस से माइनस पहुंचे, माइनस क्या आ जाएगा यहां पर, 5 × I1 - I2, 5 × I1 - I2। तो प्लस से माइनस पहुंचे, फिर प्लस से माइनस पहुंचे, -10 करंट क्या है भैया इसमें, I1 - I2 + IG, I1 - I2 + IG, I1 - I2 + IG। फिर यहां पर आए, माइनस से प्लस, प्लस माइनस से प्लस 10 वोल्ट है, और फिर प्लस से फिर माइनस, 10 × I1, 10 × I1, ये किसकी इक्वल, 0। देखो जी, ये अभी 3 इक्वेशन बन रही है, अभी रफ इक्वेशन है, बाकी आपको पता है। पहले आप इसको थोड़ा सा रिफाइंड करोगे, सिमिलर टर्म्स को ऐड कर दो, कि I1 वाले सारे अपना इकट्ठे ऐड कर दो, I2 वाले इकट्ठे ऐड कर दो, मतलब फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो जाएगी। यहां से इसको I1 वाले अगर 2 से ज्यादा है उनको कलेक्ट करो, I2 वाले कलेक्ट करो, ये अगली इक्वेशन तैयार हो जाएगी। और ऐसे ही यहां से कौन सी इक्वेशन बेटा, थर्ड इक्वेशन रेडी हो जाएगी। इन तीनों को सॉल्व करके I1 I2 I3 कैलकुलेट करना, वो अब आपका टारगेट रहेगा। ठीक है जी, वो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें अब हम सॉल्व करेंगे, बड़ा लंबा खेल चले जाएगा। बाकी मैथमेटिकल पार्ट है, उसमें फिजिक्स कहीं नहीं लग रही, वो अपने आप सॉल्व करके आंसर मिलाने की कोशिश करना। ठीक है, एक्सपेक्ट करो कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, मेरे गैस के हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट करो कि भाई ऐसा भी बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो कभी कभी लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको आना चाहिए। ठीक है, हाँ, एग्जाम्स के लिए मेरी टिप यही होती है बच्चों को, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और जो आपने पहले नहीं किया हुआ, 3 इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है उसमें, तो आप इक्वेशंस बना लो। इक्वेशन बनने तक कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको 2 नंबर मिल गए, उसके बाद 1 नंबर इसकी सोल्यूशन का है, आंसर मिलाने का। तो उस 1 नंबर के लिए अभी मत इससे पंगा लो, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लो। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो वापस आकर इसको सॉल्व कर ले, क्योंकि ये टाइम ज्यादा खा जाता है। जितना टाइम अभी तक लगा है उससे डबल टाइम में सॉल्व करने में भी खा सकता है आपका, पहले किया हो तो दूसरी बात। ठीक है, तो इसके लिए यही आपका इलाज है कि इसकी इक्वेशन बना के छोड़ के फिर बाकी बाद में काम करो। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 3.10 किस पे बेस है, मीटर ब्रिज पे है, इस बार के सिलेबस में। मीटर ब्रिज मेरे ख्याल से सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो क्वेश्चन ना कोई ऐसा बनाकर डाल दे, तो इसलिए ये तो मैं करवा ही रहा हूं। हाँ, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन हम कवर अप नहीं कर रहे, क्योंकि वो क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो सिलेबस में बिल्कुल ही नहीं है। तो क्वेश्चन कौन से पे आ जाए बेटा, 3.10 पे ध्यान देना। इन ए मीटर ब्रिज, फिगर दे रखी है, बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर, okay, from the end A when the resistor S is of 12.5 ohm। अगर S की वैल्यू इस वक्त 12.5 ओम है, तो बैलेंस पॉइंट कितने पे आ रहा है, इट इज एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए, ये वाला एंड ए है बेटा। when the resistor S is of 12.5 determine the resistance of R। तो कुछ भी नहीं है, R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वक्त की सिचुएशन है बेटा दिस अपॉन दिस, यानी R डिवाइडेड बाय 39.5 इज इक्वल टू 12.5। एस की वैल्यू है 12.5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 39.5। अब देखो सॉल्व करना तुम्हारा काम, अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट कैन बी डन, अपने आप कर लेना। ठीक है, तो डिटरमाइन रेजिस्टेंस आर। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है ऊपर कि व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन resistors in a Wheatstone bridge or meter bridge
आर मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स। अगर कभी आपने स्कूल में प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल किया होगा इसका, तो आपने देखा होगा मीटर ब्रिज का पूरा अपरेटस। ठीक है, यहां पर ये जो कनेक्शंस के लिए ये जो चीज है ना बेटा, ये वायर्स की बजाय कॉपर की स्ट्रिप्स लगाई हुई है। करेक्ट? क्यों स्ट्रिप्स ही क्यों यूज हुई है? तो उसका आंसर है बेटा, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ड्यू टू कनेक्टिंग वायर्स। सर्किट के रेजिस्टेंस 1, 2 और यहां पे एल लेंथ और 100 माइनस एल, 4 रजिस्टर है। ठीक है, सर्किट के 4 क्या है? रजिस्टर है। राइट, बाकी सब कनेक्टिंग वायर्स हैं। अब भाई कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। अब इसने कॉपर स्ट्रिप इसलिए लगा दी क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर स्ट्रिप्स रख ली तो स्ट्रिप्स चौड़ी है, एरिया कम है, इससे इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सर्किट के जो कनेक्टिंग वायर्स है उनके कारण जो रेजिस्टेंस उनको मिनिमाइज करने के लिए लगाया जाए, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ड्यू टू द कनेक्टिंग वायर। ये इसका आंसर, टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ड्यू टू कनेक्टिंग वायर। ओके, बी पार्ट है डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज। अब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए पार्ट में तुमने आर की वैल्यू निकाल ली, यहां से निकाल लेना भैया, हम नहीं निकाल रहे, ठीक है ना। ए पार्ट में तुमने आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, लेट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद कह रहा है अब ये वैल्यूज हमने क्या कर दी? इंटरचेंज कर दी। मतलब इस तरफ एस लगा दिया, इस तरफ आर लगा दिया। अब देखो एस तो पता ही है, एस तो पहले से पता था 12 ओम, आर तुमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नहीं करना, इस बार बस तुम्हारी इक्वेशन जो है वो उल्टी बनेगी। ठीक है, नई इक्वेशन बनेगी एस डिवाइडेड बाय, पहले क्या थी? आर डिवाइडेड बाय एल इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल थी ना बेटा, वहां से तुमने एल आर कैलकुलेट कर दिया। अब एस उधर है ना, तो एस बाय एल आएगा। तो न्यू इक्वेशन विल बी एस बाय एल इक्वल टू आर बाय 100 माइनस एल। अब एस और एल अवेलेबल है, सॉरी एस और आर अवेलेबल है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अपने आप भी करा करो भाई, कुछ मेरा काम हिंट देने हैं, सॉल्व कर कर कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मेरा काम हिंट देने कैसे कैसे करना है, बाकी सॉल्व बेटा अपने आप कर लिया करो। ठीक है जी, तो करते करते बेटा 10 क्वेश्चन हो गए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पे पहुंच गए आप? 11th पे। ठीक है, 3.11 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टोरेज बैटरी हैज ए ईएमएफ ऑफ 8 वोल्ट। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा कि स्टोरेज बैटरी हैज ए ईएमएफ ऑफ 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 एम्पियर। बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 8.0 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना? इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0.5 ओम। ओके, इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। इसकी चार्जिंग हो रही है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ये क्वेश्चन। तो एक्सटर्नल बैटरी से इसको चार्ज कर रहे हैं, 120 वोल्ट की क्या है जी, ये बैटरी है। ओके, यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर ऑफ, सीरीज रजिस्टर भी लगा रखा है, कितना? 15.5 ओम का। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी? ये जो बैटरी है इसका क्या चाहिए बेटा हमें? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या जिसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ध्यान से सुने, ये हमारी यार वो सेल है जिसको चार्ज करना है, इसके साथ एक बड़ा बैटरी लगाया है जिसका थ्रू सीरीज रजिस्टर 120 वोल्ट। जब चार्जिंग करनी होगी ना भाई,
तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से लगाना पड़ता है, जिसको चार्ज करना है जिससे चार्ज करना है दोनों के पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो इस वक्त की सिचुएशन में बेटा जो इफेक्टिव वोल्टेज है ना, ई इफेक्टिव इस सर्किट की माइनस हो जाएंगी, दैट विल बी 120 माइनस कितनी वोल्ट की थी ये, 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, 112 वोल्ट इफेक्टिव वोल्टेज आएगी इसकी। ठीक है जी, मतलब इस पॉइंट को ध्यान रखना, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है, इसमें कैसे करना है देखना पड़ेगा तभी आंसर तक पहुंच पाएंगे हम। तो ई इफेक्टिव कितना है बेटा, 120 माइनस 8 यानी कि 112 वोल्ट दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद इसके अक्रॉस क्या चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। याद करो जब इस सेल का यूज कर रहे होते हैं तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ई माइनस आई इंटू आर, लेकिन ड्यूरिंग चार्जिंग इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई प्लस आई इंटू आर। ई इसकी खुद की ईएमएफ जो क्या यूज कर लेंगे हम, 12 वोल्ट यूज कर लेंगे, 12 नहीं कितनी देर की थी, 8 वोल्ट यूज कर लेंगे। आर इसका खुद का बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब पंगा किसका है, करंट का है कि सर्किट में करंट कितना चला है, बात को समझो। इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो दैट विल बी, इस केस में ई प्लस आई आर है, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग होता था, नॉर्मली यही चलता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर, ये ड्यूरिंग चार्जिंग है ई प्लस आई इंटू आर। ठीक है जी, अब आई निकालना है बेटा, आई मेन पर्पस क्या है, आई निकालना है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई इज इक्वल टू नेट वोल्टेज, सर्किट की नेट वोल्टेज कितनी है, 112 वोल्ट लेनी है, दो वोल्टेज लगी हुई है चार्जिंग के दौरान, बताया आपको, पॉजिटिव से पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव, तो इफेक्टिव वोल्टेज ये बनेगी 120 माइनस 8, 112 वोल्ट। नीचे आएगा बेटा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस में से ये 15.5 सीरीज में लगा रखा है, प्लस इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा होगा यहां पर कहीं पर 0.5 दे रखा है, तो टोटल बेटा 15.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, तो इट विल बी 16। ठीक है जी, अब 16 मेरे ख्याल से ये 7 से चले जाएगा, एक बार करके देखें, 7 6 42, 4 7 एकम 7 4 11, ठीक है, ये कटिंग हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर आ जाएगा। ओके जी, अब बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसका निकालना हो, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो दैट विल बी V इज इक्वल टू इसकी खुद की ईएमएफ प्लस आई इंटू आर, खुद की ईएमएफ कितनी है इसकी 8, प्लस करंट कितना आ गया 7, इसका खुद का रेजिस्टेंस कितना 0.5, V इज इक्वल टू 8 प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 0.5, 3.5 बनेगा भाई, क्योंकि 7/2 बन जाएगा, ये 7 बजे 35 ऐसे भी कर सकते हो। V इज इक्वल टू 8 3 11, 11.5 वोल्ट आने वाला है इसका टर्मिनल पोटेंशियल। तो ड्यूरिंग चार्जिंग, समझो बात को, ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से भी ज्यादा होता है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ईएमएफ से भी ज्यादा आ गया, ईएमएफ इसकी 8 वोल्ट थी, कितना आ गया 11.5 आ गया, आंसर मिला लेना भैया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग, एक और क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट पार्ट में बोला व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, वो निकल गई बेटा। अगले पार्ट में बोला व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द सर्किट। भाई अगर ये सीरीज रजिस्टर नहीं लगाओगे तो सर्किट का करंट बहुत हैवी हो जाएगा, वो सेफ्टी लिमिट से भी ज्यादा हो सकता है, तो ये बैटरी को नुकसान हो जाएगा बेटा। तो इसलिए टू लिमिट द करंट, इसका सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं हम, टू लिमिट द करंट, ठीक है ना, करंट को लिमिट करने के लिए, टू लिमिट द करंट। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं बेटा आगे। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा जल्दी करा दिया मैंने, लेकिन लॉजिकली करा दिया, समझ लेना भी इसको कैसे करना था, राइट है। अब आते हैं बेटा 3.11 के बाद 3.13, क्वेश्चन नंबर 3.13, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1। देखो यार, हमने ना एक क्वेश्चन किया था एग्जांपल 3.1, अब उस पे दोबारा स्लाइड पे नहीं मैं लेके जाता आपको, अब चेक कर लेना कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना इसी चैप्टर के पिछली वीडियो में, तो इसमें एग्जांपल 3.1 आया था, अच्छा क्वेश्चन था, उसके कई पार्ट थे, कह रहे सारी वैल्यू वहां से उठानी है, करंट फ्रंट जितना दे रखा है सारा वहां से उठाना है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कॉपर कंडक्टर इज एग्जांपल 3.1 इज दिस वन,
उस क्वेश्चन में नंबर डेंसिटी दी नहीं हुई थी, हम बल्कि नंबर डेंसिटी निकाल रहे थे बेटा। ओके, लेकिन यहां पर सारी वैल्यू कह रहा है एग्जांपल 3.1 की उठा लो, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू कहां से उठा लो, एग्जांपल 3.1 से उठा लो। ओके, और नंबर डेंसिटी दे रखी है 8.5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग डज द इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर। उस क्वेश्चन में वायर की लेंथ नहीं दे रखी थी, यहां दे दी है 3 मीटर। कह रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना समय लगेगा। अब उसके लिए क्या चाहिए होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए होगी, ठीक है, और टाइम निकालना है। अब सिंपल सी स्टोरी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना दे रखा है 3 मीटर, ये लेंथ लिख देते हैं इसको, ठीक है, ये 3 डिवाइडेड बाय वी डी है। इस चीज का यूज करना पड़ेगा हमें, सारी वैल्यूज कह रहा है उस क्वेश्चन से हमने उठानी है। तो उस क्वेश्चन में हम ये फार्मूला लगा रहे थे आई इक्वल टू ए एन ई वी डी, ठीक है जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जाए उसको, मतलब इन एग्जांपल 3.1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, करंट दे रखा था, एन नहीं दे रखा था। एन हमने फिर वो डेंसिटी वेंसिटी के टर्म्स में कॉपर का कुछ लगा लोगों के वहां से निकाला था, याद होगा आपको। ओके, नहीं तो फिर वीडियो देखो। अब बेटा इसमें आई इज इक्वल टू ए एन ईवीडी है, यहां से हम टाइम निकालना है ना, तो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, इसको लिखा मैंने ए एन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह लिखा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, जो कि दे रखा है बेटा 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। इसकी जगह लेंथ ही लिख देता हूं, ठीक है। समझो बात को, कुछ नहीं करना, टी इज इक्वल टू ए एन ई एल बाय आई। आप एग्जांपल 3.1 जाके चेक करो, उसमें ए गिवन था, आई गिवन था, ई पता ही होता है। नंबर डेंसिटी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, यहां दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है। डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द कंडक्टर या कॉपर वायर उस क्वेश्चन में नहीं था, यहां दे रखा है। तो दो चीजें बेटा यहां दे दी तुम्हें, एक लेंथ और एक नंबर डेंसिटी, बाकी चीजें कह रहा है वहां से उठा लो भाई, वैल्यू पुट कर आंसर निकालना आ जाएगा कुछ, ठीक है। वैल्यू पुट करो, आंसर कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू, ठीक है जी। सो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज दिस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही वाला यूज करना है, अगर उस क्वेश्चन में दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं तो ये वाला यूज करना है। एंड इज कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर, ठीक है। वही वाली वैल्यू इसने यहां पे दोबारा भी दे रखी है, लेकिन वहां से भी उठा सकते थे, तो कह रहा है वही क्वेश्चन है, उसकी कंटिन्यूटी है। एरिया भी दे रखा है, यहीं पे दे रखा है, करंट भी यहीं पे दे रखा है, एन भी दे दिया, एल भी दे दिया, तो मेरे ख्याल से वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। मैंने भी नीचे वाला पार्ट देखा नहीं, बोला कि वहां से देख लेना, लेकिन वहां से देखने की भी जरूरत नहीं है, बिना मतलब का टाइम खराब किया हुआ इसने बोल रखा है एग्जाम्पल 3.1, इसी से कर देता, क्योंकि इसी क्वेश्चन में एरिया भी उसने दे ही रखा है, नंबर डेंसिटी भी दे ही रखी है, ये भी दे ही रखा है, करंट भी यहां दे रखा है, तो क्यों बोला इसने ये एग्जाम्पल 3.1 चेक करो, क्योंकि बेटा उसी से रिलेटेड स्टोरी है। ओके जी, समझो क्वेश्चन को, कुछ नहीं था, सिंपल था, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी यूज करना था, वीडी की जगह एल बाय टी लगाना था, टी इधर ले गए, यहां से टाइम निकल जाएगा। डन है जी। तो 2 क्वेश्चन हो गए जी अपने, दो नहीं काफी हो गए, 13 तक पहुंच गए। 3.15 नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3.15। बेटा ये ना बीच में से पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, स्किप कर दिए, इसलिए वो जंप कर रहे हैं। ओके, पहले जो इसकी बैक एक्सरसाइज होती है, फिर एडिशनल होती है ना, एडिशनल एक्सरसाइज के जो जो करने वाले हैं, जो जो काम किए हैं, वही क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर आता हूं, बाकी फिर मैं छोड़ देता हूं, राइट है। तो हम सॉल्व एग्जाम्पल जो होते हैं बुक के अंदर वो सारे करते हैं, बैक एक्सरसाइज के सारे कर रहे हैं, एडिशनल में से सिलेक्टेड कर रहे हैं, और इस बार क्योंकि पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है, तो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन हम बीच में से क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। वो सॉल्व वाले में से भी नई वाली बुक में है ही नहीं है, पुरानी वाली बुक थी मेरे पास, उसमें से मैंने फिर स्किप किया आपके। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3.15, 6 lead acid type secondary cells each of EMF 2 volt and internal resistance 0.015 ohm are joined in series to provide supply resistance of
8.5 कितनी सेल लगा दिए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सीरीज में लगी हुई है। हर एक की वोल्ट कितनी है? 2 वोल्ट, तो 2 2 2 2 2 2, टोटल वोल्टेज कितनी लेनी पड़ेगी? 12 वोल्ट लेनी पड़ेगी। तो 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, टोटल वोल्टेज कितनी आएगी? भी 12 वोल्ट आएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का 0.015 है, 0.015, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 6 इंटू 0.015। ठीक है जी, सीरीज में होते हैं, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? होता है ऐड हो जाता होता है। टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम, जो एक्सटर्नल रेजिस्टर बेटा जिसमें से करंट जा रहा है दैट इज 8.5 ओम। ठीक है, व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। मैं वैल्यू पुट कराऊंगा, सॉल्व बेटा अपने आप करना। ठीक है, वैल्यू पुट करा देंगे, सॉल्व अपने आप कर लेना। तो I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ कितनी? 12, नेट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कितना? 8.5 प्लस इंटरनल कितना? 6 इंटू 0.015, 6 इंटू 0.015 आ जाएगा। ठीक है जी, करना कराना कुछ नहीं है, हम कैलकुलेशन में समय बर्बाद नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेना, करंट आ जाएगा। ठीक है जी, अब फिर वही बात, दीज आर द टिपिकल बोर्ड लेवल टाइप क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस ही बोर्ड एग्जाम में आते होते हैं। ये टिपिकल बोर्ड एग्जाम टाइप क्या है बेटा? क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी, तो व्हाट इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज? एक तो क्या चाहिए? करंट ड्रॉन, करंट ड्रॉन तो हो गया ये। अब क्या चाहिए? इट्स टर्मिनल वोल्टेज। बेटा ईएमएफ आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज होती है। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू एक्सटर्नल। जो भी ये करंट आएगा उसको 8.5 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या चाहिए तुम्हें? टर्मिनल वोल्टेज चाहिए या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज या जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो भी करंट आया होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? 8.5 से मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। आंसर किस में देना है? वोल्ट्स में देना। ठीक है जी, आंसर शुड बी इन वोल्ट्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, बी पार्ट। ये कहता है सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज ए ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, बी पार्ट पे। इस पे ये कह रहा है कोई सेकेंडरी सेल है, काफी उसका यूज किया, ईएमएफ कितनी दे रही है? 1.9 वोल्ट एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस भी खूब है इसका, 380। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल? सेल से मैक्सिमम करंट, ये हो गया होगा, इसको नोट कर मिटा देते हैं। मैक्सिमम करंट विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। बेटा अभी एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, उसमें भी हमने बात की थी बेटा, मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है मतलब कि हम एक्सटर्नल लगाएंगे ही नहीं। मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्किट में क्या लगा हुआ है? इंटरनली लगा हुआ है। तो पॉइंट ये है, आपको पता लगना चाहिए कि करना क्या है, बाकी तो कुछ नहीं है, सॉल्व करना तो आसान ही होता है, एक बार को बता दे तो आई मैक्स बी पार्ट में, तो सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूजेज ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम। व्हाट मैक्सिमम करंट? मैक्सिमम करंट इज इक्वल टू जो भी वोल्टेज है डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनली बहुत है इसका यार, इसका तो इंटरनली बहुत है, बहुत कम करंट आएगा, पॉइंटों में आ रहा है 1.9, क्योंकि कह रहे हैं यूज करते करते सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया था। मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ होगा? मैक्सिमम करंट होगा बेटा वोल्टेज अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल नहीं लगाते जब मैक्सिमम करंट सेल का ड्रॉ करना होता है। आगे बोला गया व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल?
कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर? ना भैया ना। आप चेक कर रहे हो 1.9 है, उसको 380 से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, तो ये वैल्यू तो बहुत कम आने वाली है। मोटर को स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए खूब सारा करंट चाहिए होता है, तभी उसके साथ कैपेसिटर भी लगाया जाता है बेटा। जितनी भी मोटर्स होंगी उनको स्टार्टिंग के लिए लार्ज करंट चाहिए, तो इससे तो बिल्कुल भी वो चलने चलाने वाली है नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल क्या है, नो। ठीक है जी, तो आंसर इज नो। तो 3.15 ए पार्ट भी हो गया बेटा, बी पार्ट भी इसका हो गया। अब चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अगले क्वेश्चन पे। 3.16 ध्यान देना, कहता टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अनदर ऑफ कॉपर हैव सेम रेजिस्टेंस, ओके, विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर? चेक करना है कि हल्की कौन सी है, एंड हेंस एक्सप्लेन व्हाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रेफर्ड ओवर ओवरहेड पावर। भैया एल्यूमिनियम की हल्की होती है तभी वो ओवरहेड पावर लाइंस में यूज होती है। अब यहां पे हमें कैलकुलेट करके शो करना है कि एल्यूमिनियम की ही वायर क्या आएगी, लाइट आएगी, अगर रेजिस्टेंस और लेंथ क्या रखें, सेम। दो वायर है यार, लेंथ सेम रखनी है, रेजिस्टेंस भी क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है ना। लेंथ भी सेम रखनी है, रेजिस्टेंस भी सेम रखना है। मोटी पतली का फर्क देखो पड़ेगा करेक्ट, कौन सी लाइट होगी बताओ। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। R इक्वल टू रो एल बाय ए है बेटा, उसने क्वेश्चन में लेंथ सेम बोल रखी है, रेजिस्टिविटी दोनों की दे रखी है, रेजिस्टेंस भी दे ही रखा है। चक्कर किसका है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की, हम एरिया क्रॉस सेक्शन को खत्म करेंगे। ओके, हमें पता है मास किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो किसी भी चीज का, ये जो वायर है इसका मास बेटा, इसकी वॉल्यूम को एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लिख दिया, और डेंसिटी को सिग्मा लिखा, क्योंकि रो है ना बेटा। वैसे तो डेंसिटी के लिए रो यूज होते हैं, लेकिन रो यहां पे अब रेजिस्टिविटी के लिए यूज हो रहा है। डेंसिटी को मैंने क्या लिख दिया, सिग्मा लिख दिया बेटा, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी इक्वल होगी, सिग्मा होगी। मास हो गया ए इंटू एल इंटू रो। ए की जगह क्या लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एल इंटू सिग्मा, ठीक है, एम डिवाइडेड बाय एल इंटू सिग्मा। तो यहां से मतलब कई तरीके हैं इसको करने के, अब हम अपना तरीका करवा रहे हैं भाई, आप इसी से कर लेना। एल डिवाइडेड बाय ए की जगह क्या लिख दिया भैया हमने, एम डिवाइडेड बाय एल सिग्मा, एल ऊपर चले गया, सिग्मा भी ऊपर चले गया। दैट मीन्स आर किसके इक्वल आ गया, रो एल स्क्वायर सिग्मा बाय एम। क्वेश्चन में लाइट पूछा गया है, तो मैं एम के टर्म्स में बात करता हूं, एम इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर सिग्मा के नीचे यार, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में पूछा ना लाइट कौन सी है, मतलब हल्की कौन सी है, तो मास चेक करेंगे ना, मास किसका कम है, जिसका मास कम होगा उसका वेट कम होगा, क्योंकि वेट इक्वल टू एम इंटू जी होता है। तो मैंने इस फॉर्म में इस फार्मूले को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। आप भाई, मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, अब आप इसको नोट कर लेना, रोक कर वीडियो रोक कर नोट कर लो अगर करना है तो। क्वेश्चन सही है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो एम के टर्म्स में बात कर दी। अब बेटा हमारे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस सेम है, लेंथ सेम है। जब मैं रेशियो निकालूंगा ना M1 बाय M2, 1 एल्यूमिनियम को लूंगा 2 कॉपर को लूंगा, तो M1 बाय M2 करूंगा, क्योंकि लेंथ सेम दे रखी है, ये कट जाएगा, आर भी कट जाएगा, M1 बाय M2 बचेगा रो 1 सिग्मा 1 रो 2 सिग्मा 2। रो रेजिस्टिविटी है, सिग्मा डेंसिटी है। ध्यान से सुने, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम, पहले को मैं क्या बोल रहा हूं, एल्यूमिनियम, वो दे रखी है 2.63 इंटू 10⁻⁸, और इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है एल्यूमिनियम, यहां पे दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी एल्यूमिनियम दे रखी है 2.7, ओके। नीचे रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, इट इज 1.72 इंटू 10⁻⁸ इंटू, यहां फर्क पड़ गया, कॉपर की ना डेंसिटी बड़ी ज्यादा होती है 8.9, ये -8 तो क्या हो गए, कैंसिल ही हो गए। दैट मीन्स बेटा मास ऑफ एल्यूमिनियम, ऊपर वाला एल्यूमिनियम है, नीचे वाला कौन है, कॉपर,
किसके इक्वल आ गया 2.63 बाय 1.72 इंटू 2.7 नीचे 8.9। समझो बात को, ये 2.63 इंटू 2 या 4, ये मतलब ऊपर वाली टर्म 5 के करीब आने वाली है। ये 2.5 इंटू 2.7 है, ठीक है जी। तो ये कम आएगी। नीचे वाली वैल्यू देखो, ये 9 के करीब है, ये ज्यादा आने वाली है। इसको सॉल्व करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 0.5 आएगी, मतलब करके देख लेना, अब कम ही आएगी, काफी कम आएगी, एग्जैक्ट नहीं है। चलो मैं मिटा देता हूं इसको। हाँ इतना जरूर है कि ये वैल्यू जो है लेस देन क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो काफी फर्क आने वाला, आध दो आध का फर्क आ जाएगा, लेस देन 1 आने वाली है ये। इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ कॉपर, करके देख लेना भैया, ठीक है, ठीक जा रहे हैं। लेस देन 1 आएगा तो मास ऑफ एल्युमिनियम लेस देन मास ऑफ कॉपर आएगा। तो एल्युमिनियम की वायर बेटा अगर सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस रखते हो, सेम लेंथ और सेम रेजिस्टेंस रखोगे तो एल्युमिनियम हल्की आएगी। तभी ओवरहेड जो पावर लाइंस होती है ना, जो तो घरों में यूज होती हैं बेटा, वो तो कॉपर यूज कर लेती है, लेकिन ओवरहेड के लिए क्या यूज की जाती है, एल्युमिनियम ही यूज की जाती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, एल्युमिनियम की थोड़ी ज्यादा है, फिर भी बेटा एल्युमिनियम यूज की जाती है क्योंकि ये हल्की रहती है, कॉपर की भारी बहुत हो जाएगी। ठीक है जी। तो बेटा इस क्वेश्चन को जिस तरीके से कराया उसी तरीके से करने की कोशिश करो, बड़े लॉजिकल वे से आपको करवा दिया। राइट है जी। सो ये भी डन हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। कहता है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन ए रेजिस्टर मेड ऑफ अलॉय मैंगनीन। मैंगनीन की खास बात है, कहीं पे पढ़ा होगा आप लोगों ने कि मैंगनीन जो कि एक अलॉय है is used to make standard resistor। ठीक है जी। मैंगनीन यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर की वेरिएशन से इसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लगभग ना के बराबर फर्क पड़ता है। टेम्परेचर की वेरिएशन एक्सेट्रा से इसके खुद के रेजिस्टेंस में ना के बराबर फर्क पड़ता है, इसका अल्फा बहुत कम होता है। तो जब हम सर्किट में मैंगनीन के बने हुए रजिस्टर को लगाते हैं ना बेटा, तो हीटअप होने से टेम्परेचर थोड़े बढ़ते होंगे, लेकिन उससे इसके रेजिस्टेंस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब इसने इसी क्वेश्चन में वो डाटा दे रखा है कि ऐसे व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है। देखो जब वोल्टेज थी 3.94, करंट था, आप वोल्टेज को करंट से डिवाइड करो, 3.94 डिवाइडेड बाय 0.2 कर लो। एक बार करके देख ही लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, 3.94 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आ गया 19.7। तो बेटा R इक्वल टू V बाय आई होता है ना, हमने इसको इससे डिवाइड किया, क्या गया 19.7। फिर वोल्टेज चेंज कर दी, उधर करंट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ये वाली वैल्यू उठाता हूं, 39.4 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो भी कितना आता है, 19.7। भैया इसको इससे कर ले, इसको इससे कर ले, इसको इससे कर ले, 19.7 ही आ रहा है। बीच से कोई और वैल्यू उठा लेते हैं, ये उठाते हैं 98.6, करके खुद भी देख लो, मेरे पे विश्वास मत करो। 98.6 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, ये फिर से आ गया 19.7, थोड़ा सा फर्क पड़ा है 19.72। ये भी उठा लेते हैं 158 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, ये आ गया 19.75। ठीक है जी। तो पॉइंट ये है बेटा, वोल्टेज चेंज कर दो करंट चेंज होगा, लेकिन अगर ये मैंगनीन की बजाय कोई और होता ना तो ज्यादा वेरिएशन आती। इसकी यहां से यहां तक तो देखो कोई वेरिएशन ही नहीं आई, बीच की भी करके देख लेना 19.7, और एंड तक वोल्टेज 3 से 158 कर दी है। 3 वोल्ट से 158 वोल्ट तक ले गए तुम। करंट 0.2 से 8 एम्पियर तक चले गया, देखो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है जी। 0.8 से
8 लेकिन रेजिस्टेंस में इसके कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। मतलब इसका ग्राफ जो आएगा ना V वर्सेस I परफेक्टली स्ट्रेट लाइन आ रहा है। मतलब ये परफेक्ट ओहमिक कंडक्टर है ये। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि भैया अगर रजिस्टर्स बनाने हो तो मैंगनीज जैसी चीज से बनाओ, इसमें वोल्टेज की वेरिएशन से हीट अप वीट अप होने से इसके रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लगभग ना के बराबर पड़ा। वो भी देखो 3 वोल्ट से 4 वोल्ट 3 है 3.94 अप्रोक्सीमेटली 4, 4 से सीधा 158 वोल्ट तक ले गए तो भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये है जी इस क्वेश्चन का मतलब। डाटाबेस क्वेश्चन था लेकिन बड़ी काम की चीज निकल कर आई है इसमें से कि मैंगनीन पे टेम्परेचर वेरिएशंस का या वोल्टेज बहुत ज्यादा करने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये अपना कांस्टेंट रेजिस्टेंस मेंटेन रखता है। ठीक है जी। तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 3.17। ये एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 3.18 यानी कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है स्टेडी करंट, इसके पार्ट्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। स्टेडी करंट फ्लोज इन मेटलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हिच ऑफ दीस क्वांटिटीज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर? करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड, इनमें से कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? स्टेडी करंट फ्लोज ऑफ मेटलिक कंडक्टर, भैया ये कंडक्टर है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, करंट ने कांस्टेंट ही रहना है। इसके जितने भी हिस्से हैं छोटे 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 सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो करंट ने कांस्टेंट रहना है। तो पहली बात करंट तो कांस्टेंट रहेगा, बाकी चीजों को चेक देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और फार्मूला होता है, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए एन ई। चेक करना, वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए एन ई, करंट कांस्टेंट है, एन और ई भी कांस्टेंट है, तो वी डी प्रोपोर्शनल टू ए चले गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ए यूनिफॉर्म नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो ड्रिफ्ट स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रह सकती। आगे आते हैं किस पे? करंट डेंसिटी पर। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया। करंट कांस्टेंट है लेकिन एरिया कांस्टेंट नहीं है, करंट डेंसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चले गई, इसलिए करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं रह सकती। अब और देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने सुना हुआ है J इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है J डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो मटेरियल सेम ही है तो सेम ही रहेगी, तो कंडक्टिविटी सेम है लेकिन J सेम नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड J पे डिपेंड कर गया, करंट डेंसिटी पर J सेम ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं रह सकता। तो इन चार क्वांटिटीज में से कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? सिर्फ करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। ध्यान से सुनना, ठीक है, और मैंने मैथमेटिकली सारी चीजें आपको बता दी हैं। ओके जी, समय नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो रिवाइंड कर कर देख लेना। आगे बढ़ते हैं। तो अगला पार्ट, अगला पार्ट क्या कहता है जी? नेक्स्ट पार्ट कह रहा है इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल? बिल्कुल भी नहीं, इट इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये तो मैंगनीज जैसे मटेरियल हैं, यही बेटा ओम्स लॉ फॉलो कर गए, अदरवाइज तो कॉपर जैसे, एल्युमिनियम जैसे भी जो मटेरियल्स हैं वो भी हर टेम्परेचर पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, और उसके अलावा बेटा कई ऐसे मटेरियल्स हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, तो इसका आंसर नो है भैया, यूनिवर्सल नहीं है ये। ठीक है, ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। इफ नॉट गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। अब देखो सेमी कंडक्टर्स, लिख लो एक एग्जांपल, सेमी कंडक्टर ये तो कभी भी फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ, सेमी कंडक्टर्स तो कभी भी फॉलो नहीं करते। मेटल्स भी
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज तक ही ओमिक है, एक पर्टिकुलर रेंज तक ही ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा हो जाएं या करंट या वोल्टेज की भी वेरिएशन बेटा कुछ ज्यादा हो जाए तो वो भी ओमिक नहीं है। खैर इसके आंसर में मतलब पर्टिकुलर आंसर कर दूं तो नो, यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। और एक एग्जांपल क्या हो गया, सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पे आते हैं। लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच one needs high currents must have very low internal resistance. Why? A low voltage supply from which one needs high, कहता है वोल्टेज बड़ी कम है, करंट ज्यादा चाहिए, तो क्या करूं भैया, रेजिस्टेंस कम कर ले। सी पार्ट में I इज इक्वल टू ई बाय आर है, तो कह रहा है कि करंट ज्यादा चाहिए, वोल्टेज बड़ी कम है, तो रेजिस्टेंस को भी कम कर लेना यार, करंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान ले वोल्टेज बड़ी कम है, 1 वोल्ट है, तुझे 2 एम्पियर का करंट चाहिए, तो रेजिस्टेंस 0.5 कर ले। और ज्यादा चाहिए तो इसको और कम कर लो, तो सीधा सा हिसाब है, अगर तुम्हें लो वोल्टेज वाली बैटरी से ज्यादा करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस को क्या रखो, कम से कम रखो। तो लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। वाई? करंट ज्यादा चाहिए भैया, अब क्या है इसमें वाई, करंट ज्यादा चाहिए, बैटरी वैसी कम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो उसका क्या होना चाहिए, बहुत 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 कम होना चाहिए, तभी रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, इस फार्मूले से एक्सप्लेन कर देना भैया। ठीक है, डी पार्ट कह रहा है हाई टेंशन सप्लाई से 6 किलोवोल्ट मस्ट हैव ए वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। बेटा अगर एक हाई टेंशन सप्लाई जो है, मतलब कहीं ना बैटरीज, मतलब हैवी वोल्टेज प्रोवाइड करने वाली भी बैटरीज होती हैं बेटा, 6 किलोवोल्ट, या मतलब एसी सप्लाई भी हो सकती है। तो अगर हैवी सप्लाई है तो आपको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, वेरी लार्ज इंटर, नहीं तो करंट जो है सेफ्टी लिमिट से बहुत ज्यादा हो जाएगा, डैमेज कर देगा, पूरी वायर वायर पिघला देगा। ठीक है, तो इस सर्किट में मान लो ये बैटरी है, तुम्हें यहां पर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करनी है, तो इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होना पड़ेगा। वोल्टेज तो मिल जाएगी उसको हाई, ठीक है, लेकिन इससे करंट कंट्रोल हो जाएगा। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, अदरवाइज करंट विल एक्सीड द लिमिट। ठीक है, करंट अपनी लिमिट को क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, मतलब सेफ्टी लिमिट को एक्सीड कर जाएगा, इट में कॉज शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह काफी कुछ हो जाएगा। राइट है, अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देना। ये वैसी है ट्रू फॉल्स टाइप। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। alloys of metals usually have greater or lesser, greater बेटा, alloys of metals usually have greater resistivity than their constituent metals। ठीक है, alloys से resistors बनते हैं ना, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, नाइक्रोम, ये alloys हैं, इनकी रेजिस्टिविटी जिनसे वो बनी हुई है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है जी, सो इसमें ये ग्रेटर लगेगा। अगला पार्ट आ गया, alloys usually have much lower temperature coefficient of resistance। मेटल्स के कंपैरिजन में alloys का टेम्परेचर के प्रति जो सेंसिटिविटी होती है वो कम होती है। ठीक है जी, so they have, alloys usually have lower temperature। अभी हमने देखा ना, पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि जो मैंगनीन है, मैंगनीन काफी रेंज तक टेम्परेचर की वेरिएशन के हिसाब से भी, वोल्टेज की वेरिएशन के हिसाब से भी काफी लंबी रेंज तक अपनी रेजिस्टेंस को चेंज नहीं होने देती, मतलब इट हैज वेरी वेरी लेस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत बहुत क्या होता है, कम होता है, तो कम ही आएगा इसका। ठीक है ना, लो आएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैंगनीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ या इंक्रीज, ये है क्या, मैंगनीन तो वैसे ही याद कर लो कि इसकी रेजिस्टिविटी लगभग इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। पिछले 1-2 क्वेश्चन में मैंगनीन मैंगनीन हुई पड़ी है। इससे जो पिछला क्वेश्चन हम कर रहे थे वो डाटा वाला, ये मैंगनीन मैंगनीन नहीं करवा रहा था कि भैया मैंगनीन टेम्परेचर के हिसाब से इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैंगनीन मैंगनीन हुई पड़ी है भाई, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, रैपिडली नहीं इंक्रीज होता। ये भी हो गया।
द रेजिस्टिविटी ऑफ ए टिपिकल इंसुलेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ मेटल। ठीक है, अब ये बेटा चेक करना पड़ेगा, वैसे इसका आंसर ये बनेगा। इंसुलेटर्स की मेटल के कंपैरिजन में जो रेजिस्टिविटी होती है 10 की पावर 22 टाइम्स होती है। अब 22 23 में क्या फर्क है, बहुत ही होती है, लेकिन अब इसका आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पे 10⁻22 या बाकी चेक कर लेना है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया अपना, डन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है गिवन एन रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। ठीक है जी, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम। मैक्सिमम बनाना है तो सबको सीरीज में लगा दो। मैक्सिमम बनाने के लिए क्या कर दो, सीरीज में लगा दो। एन रजिस्टर है, हर एक का आर है, तो आर मैक्स कितना आ गया, एन आर आ गया, सिंपल। फिर बोला उसने मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, सबको पैरेलल में लगा दो। पैरेलल में लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, आर बाय एन आ जाएगा। 2 होते तो आर बाय 2, 3 होते तो आर बाय 3, एन है तो आर बाय एन आ गया। आगे भी कुछ बोल रहा है ये, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम। ले भैया मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो भी निकाल दो, आर आर कट गया, तो आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम किसके इक्वल आ गया, एन स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो आर मैक्स डिवाइडेड बाय आर मिनिमम किसके इक्वल आ जाएगा जी, एन स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो आर मैक्स बाय आर मिनिमम विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। तो ए पार्ट तो वैसे ही हो गया बातों बातों में। अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट कहता है कि गिवन रेजिस्टेंस 1 2 3, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट ए इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। देखते हैं चलो क्या कहता है। 1 2 3, हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट ए इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ। 11 बाय 3 भी चाहिए, 11 बाय 5 भी चाहिए, 6 भी चाहिए, 6 बाय 11 भी चाहिए। देखो 1 2 3, एक स्थिति ये हो सकती है, ये 1 लगाया, ये 2 लगाया, ये 3 लगाया। एक स्थिति ये हो सकती है, ये 2 लगाया, ये 3 लगाया, ये 1 लगाया, और एक ये भी हो सकती है, एक 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, ये 3 लगाया, ये 2 लगाया। देखते हैं, तुक्के मारने पड़ेंगे। क्या चाहिए हमें सबसे पहले, 11 बाय 3, 11 बाय 5, देखते हैं क्या क्या बनता है। 2 और 1 जब पैरेलल में होंगे तो आंसर आएगा इसका 2 बाय 3। ठीक है, करके देख लेना। 2 बाय 3 प्लस 3, 2 बाय 3 प्लस 3 अगर मैं करूं सीरीज में है ना, तो हो जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 9, ये आ जाएगा 11 बाय 3। 11 बाय 3 है ऑप्शंस में कि ये आ गया पहला ही ऑप्शन। सही में तुक्का मारा था, इसको कहते हैं तुक्का मारना। पहली बार में हिट एंड ट्रायल लगाया था, हो गया। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं। अगर इन दोनों को पैरेलल में लगा दे तो 2 और 1 का बेटा पैरेलल में 2 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1, 2 बाय 3 आ गया। 2 बाय 3 जो आया वो इसके साथ कैसे लग गया, सीरीज में। अब इन दोनों का जो नेट आएगा 2 बाय 3 प्लस 3, एलसीएम लिया 3 आ गया, ये हो गया 3 3 9, ये बन गया 11 बाय 3। तो ये तो फर्स्ट केस तो ये बन गया बेटा। ठीक है, फर्स्ट केस यही बन गया कि कुछ, रुक जा भाई हमें नहीं है इतना, हमें खत्म हो रहा है। ओके, तो बेटा फर्स्ट केस ये है कि अगर आपको कैसे लगाना है इसको, 11 बाय 3 बनाना है, तो ये केस बनना था। ठीक है जी, इससे कितना बनेगा, 11 बाय 3 बन गया। अब ये 2 बच गए, इनमें से कोई देखते हैं, ये वाला चेक करते हैं। ये हो गया 3 2 जा 6 बाय 3। ठीक है, 3 2 जा 6, नहीं नहीं, 3 इंटू 2 बाय 3 प्लस 2, 6 बाय 5 बनेगा, प्लस 1 है, एलसीएम आ गया 5, ये हो गया 6 प्लस 5, 11 बाय 5। ये लो दूसरा भी आ गया, अगेन तुक्का फिट, दूसरा भी आ गया जी। ऐसे लगाओगे तो क्या बनेगा,
11/5 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे लगाओगे तो 11/5 बन गया। तो अगर 11/5 बनाना है तो ये सर्किट बनेगा। ठीक है, अब देखो ये, अब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें बहुत बड़ा काम सिखा दिया, ये तो हिट एंड ट्रायल लग के ही होने हैं क्वेश्चन। ठीक है, इससे देखते हैं कितना बनता है। ये क्या था, 1 2 2 इन 2 2 और 3, 3 2 जा 6/5 +1, ये तो वही बन गया 3 2 वाला। ओके, छोड़ो इसको फिर। ओके, सो ये पार्ट तो बेटा दोनों आपके हो ही गए। ठीक है, 11/3 11/5। अब चाहिए तुम्हें 6 ओम। क्या क्या है अभी, 3 2 5 और 1 6, सबको सीरीज में लगा दो, सबको सीरीज में लगा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। तो थर्ड पार्ट का आंसर 1 2 3, सबको सीरीज में लगा दो। लास्ट पार्ट में क्या चाहिए, 6/11। 6/11 1 से भी नीचे चलेगी वैल्यू, मतलब सारे पैरेलल में लगे होंगे, सारे पैरेलल में लगे होंगे। 6/11 करके देख लो, 1/2 + 1/1 + 1/3, एलसीएम आ गया 6, ऊपर आ गया 6 + 3 + 2, 6 3 9 2 11, 11/6 उल्टा करोगे 6। ठीक है जी, फर्स्ट के लिए ये, सेकंड के लिए ये, थर्ड पार्ट में सारे सीरीज में लगेंगे और फोर्थ पार्ट में सारे पैरेलल में लगेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में सारे सीरीज में, फोर्थ पार्ट में सारे पैरेलल में। ठीक है जी, ओके, ये भी हो गया मान लो। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर कितने रह गए चेक कर लें यार। एन रजिस्टर्स बी पार्ट था, ये इसका क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या क्या हो रहा है, ये डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क, इसका फाइंड करना है, एक इसका फाइंड करना है, एक इसका। ओके ठीक है, मैं समझ गया। ये जो क्वेश्चन है अपना, ये है बेटा ए बी और सी के 20 के पार्ट है। 20th का ए हो गया, बी हो गया, 20th के सी के 2 पार्ट हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कुछ भी नहीं है, इजी है। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, देखते जाओ जी जल्दी से। एक और एक सीरीज में 2 हो गया, 2 और 2 सीरीज में 4 हो गया। तो यहां से लेके यहां तक की अगर मैं बात करता हूं, तो ऊपर वाला पार्ट 1 और 1 2, नीचे वाला पार्ट 2 और 2 4, दोनों आपस में पैरेलल में। जब ये पैरेलल में है तो आएगा 4 × 2 डिवाइडेड बाय 4 + 2, ये आएगा 4 × 2 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया 3, ये हो गया 4/3। समझ गए, तो इतने पार्ट का बेटा हो गया 4/3। और ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार ये चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो सारे सीरीज में है। तो आर नेट एक पार्ट का 4/3 था, इंटू 4 16/3 ओम। ठीक है, अगेन 10th क्लास लेवल क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्लास लेवल के क्या है ये क्वेश्चन है, सिंपल था। आप फिर से देख सकते हो, दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में 2 और 4, इस पार्ट का आ गया 4/3, ऐसे 1 2 3 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, डन हो। ठीक है जी, अगले सवाल पर, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर। ये ऐसे लग रखे हैं दिखाने को, धोखा देने के लिए। पैरेलल में नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं आपस में, सीरीज में है। तो 1 2 3 4 5, ये सारे बेटा कंटिन्यूटी में है, ऐसे 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 ऐसे। तो 1 2 3 4 5 है मेरे ख्याल, 1 2 3 4 5, आंसर आ गया 5 बार, बात खत्म। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, आंसर आ गया 5 बार। आगे बढ़ो, समय मत गवाओ, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा आ गया, 21। ओके, इसको ध्यान से देखना। कह रहा है डिटरमाइन द करंट ड्रॉन, ये लास्ट आई थिंक लास्ट ही है। डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम बाय द इन्फिनेट नेटवर्क। देखो ये है इन्फिनेट नेटवर्क, यहां लगा रखी है बैटरी। ठीक है, मुझे इतने पार्ट का पहले क्या चाहिए होगा, रेजिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है,
अब इतने पार्ट का रजिस्टर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना बेटा। अब चेक करो रिपीट कौन सी चीज हो रही है, 1 1 1 1 1 1, ये 1 1 1 का सेट रिपीट हो रहा है ना बेटा। इस सारे का देखो, इन्फिनिट नेटवर्क को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, इस सारे का रेजिस्टेंस आर है। अब ये इन्फिनिटी तक जाता है, इन्फिनिटी में से मैं अगर इसका 1 1 1, ये 1 ये 1 और ये 1 निकाल भी दूं बेटा इसमें से, 1 1 1 अगर इसमें से हम निकाल भी दें, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है बेटा, ये भी तो इन्फिनिटी तक ही जाएगा ना। पॉइंट समझो कि अगर मैं इसमें से, अगर इस सारे का रेजिस्टेंस आर है बेटा, तो अगर इसका एक पार्ट निकाल दूं तो भी बचे हुए का आर ही रहेगा। 1 2 3 इसमें जोड़ दूं तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी आर आएगा आंसर, क्योंकि इन्फिनिटी तक है। और अगर ये 1 2 3 इसमें से निकाल दूं तो भी आर ही, मतलब अगर इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आर है, तो मैं इसको 1 2 3 ये एक सेट छोड़ दूंगा तो भी उसका आर ही रहेगा। ये बचा हुआ जो पोर्शन है पूरा आगे इन्फिनिटी तक जा रहा था, ये भी आर ही रहेगा। इसकी ट्रिक की ये है कि जो चीज रिपीट हो रही हो उसका एक सेट छोड़ देती होती है, बाकी को भी आर ले लेते होते हैं, और ये मिलकर इसका नेट भी क्या आएगा, आर ही आएगा। नेट रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, आर ही आएगा। समझो बात को, नेट रेजिस्टेंस विल ऑल्सो बी इक्वल टू आर। तो इसको कैसे निपटाना है, ये आर है, ये दोनों पैरेलल में है, तो नेट कितना हो गया, आर इंटू 1 बाय आर प्लस 1। ठीक है, इन दोनों का नेट, इन दोनों का ये आ गया R1 R2 बाय R1 प्लस R2। फिर ये नेट इन दोनों के साथ सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये जो था 1 प्लस 1, दोनों सीरीज, तीनों पार्ट सीरीज में हो गए, इन दोनों का नेट, और ये तीनों एक, इन दोनों का नेट 2, और ये तीनों सीरीज में हो गए। नेट रेजिस्टेंस भी कितना आ गया, आर ही आ गया। मतलब ये जो बचा हुआ इंफिनिटी था उसका आर था, उसमें 1 2 3 जोड़ दोगे तो भी आंसर क्या आएगा, आर ही आएगा। ट्रिक ही है इसकी, आ गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व किया तो एलसीएम आ गया। इसको पहले 2 कर देता हूं मैं, ये बना आर डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू क्या है, आर। एलसीएम लो भैया, नीचे आ गया आर प्लस 1, यहां आ गया आर प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा 2r प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, आर। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी सी, इसको सॉल्व किया बेटा, ये बन गया, ऐसे ही हो रहा है, ये एलसीएम लिया, ये आर था, ये हो गया 2r प्लस आर, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, ये बन जाएगा 3r प्लस 2 इक्वल टू, इसको उधर जाने दिया, ये बन गया आर स्क्वायर प्लस आर। ठीक है जी, ये इधर आने दो, 2r प्लस 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती होती है, बन गई, आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इक्वल टू 0। समझो, जब भी इनफाइनाइट नेटवर्क वाला आएगा तो क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी ही बनेगी। ठीक है, क्या बन गई जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो आता ही है, बड़े तरीके हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करो, या बी स्क्वायर माइनस 4 जो डिस्क्रिमिनेंट वाला कंसेप्ट लगाओ, मैं डिस्क्रिमिनेंट वाला लगा रहा हूं। तो आर किसके इक्वल आ गया बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन आ गई ना, इक्वल टू माइनस बी, बी ये है जो आर के साथ लगा हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी यानी -2 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए, आर स्क्वायर के साथ लगा हुआ 1 है, सी ए आ गया -2, अपॉन क्या होता है 2a, 2 ए कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 1 ही है। ठीक है भाई, आर किसके इक्वल आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 4
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा R इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 4 12, ये हो जाएगा 12, नीचे कितना आ जाएगा 2। ओके, अब अगर मैं इसको प्लस भी ले सकता हूं माइनस भी लेता हूं, लेकिन अगर माइनस लूंगा तो ये वाली जो वैल्यू है 2 से बड़ी है, नेगेटिव चले जाएगा। रेजिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, इसलिए सिर्फ कौन सी वैल्यू लेंगे हम, प्लस वाली वैल्यू लेंगे बेटा। नेगेटिव होता नहीं है रेजिस्टेंस, दो वैल्यू नहीं आएंगी, एक ही लेनी है, नेगेटिव वाली रिजेक्ट करनी है, माइनस नहीं ले सकते। ये 2 प्लस 12 को लिखूंगा मैं 4 इंटू 3, 4 का बाद 2 आ जाएगा, ये बचेगा √3, नीचे 2। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज अलग अलग कर रहा हूं, 1 प्लस √3, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 1.73, इट इज इक्वल टू 2.73। ओके, तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया बेटा, इट इज 2.73 ओम। इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2.73 ओम। ठीक है जी, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 2.73। उसके बाद कुछ नहीं है, 12 वोल्ट की बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या फाइंड करना था कि सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस इनफिनिट नेटवर्क, ईच रजिस्टर हैज 1 ओम रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट। अगर बेटा एक्सटर्नल आ गया, इंटरनल दे रखा है, तो करंट भी आ ही जाएगा ना, क्या दिक्कत है इसमें। करंट इज इक्वल टू नेट वोल्टेज 12 अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना, 2.73 एक्सटर्नल आ गया, प्लस इंटरनल कितना है 0.5 ओम। इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई, करंट आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इनफाइनाइट नेटवर्क पे बेस्ड आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है जी, तो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सॉल्व भी कर लिए हमने, बैक एक्सरसाइज कर ली, एडिशनल एक्सरसाइज के भी बीच के हमने मेन क्वेश्चन सारे कर लिए बेटा। ठीक है ना, एडिशनल एक्सरसाइज के भी मेन क्वेश्चन कर लिए, तो यहीं पे क्लोज कर रहे हैं बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अपना डन हो गया। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बेटा क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, वो काफी लंबे चले जाएगा टाइम। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉल्व भी बहुत हैं और बढ़िया वाले हैं, और अनसॉल्व भी बहुत हैं और बढ़िया वाले हैं। ठीक है जी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी तक कवर अप करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।